अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले मौसम की करेंगे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी है। और उसके कारण पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों के कई राज्य ऐसे हैं जहां ठंड वापस आ गई है। मौसम में आए इस बदलाव ने गर्मी की रफ्तार पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दी है, क्योंकि फरवरी में जो तेजी से तापमान बढ़ने लगा था उसे देखते हुए ये आसार नजर आ रहे थे कि मार्च में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मगर अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से न सिर्फ पहाड़ों पर मौसम बदला है बल्कि उसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। फरवरी के आखिरी से पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो मार्च के शुरुआती हफ्ते में भी जारी रहा। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी, जबकि राज्य के मैदानी हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। ये तस्वीर श्रीनगर से आई है, जहां सुबह सुबह बारिश और शीतलहर ने लोगों को फिर से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। नौबत ये है कि घाटी के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार सुबह से ही कश्मीर के पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानों में बारिशें। इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो इस वक्त का तापमान मात्र 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो रात में शून्य के आसपास लुढ़क जाएगा। कश्मीर के पहाड़ों पर इस मौसम की ये सबसे बड़ी बर्फबारी थी और इसी ने अब कश्मीर में ताजा सर्दी की आहट लाई है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन तक ऐसे ही मौसम का मिजाज बना रहेगा और कश्मीर में हो रही पहाड़ों पर बर्फबारी का असर उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और बारिश हुई तो इसका असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी दिखने लगा है। फरवरी में बड़े तापमान को देखते हुए लोगों ने जहां गर्म कपड़ों को रखने की तैयारी शुरू कर दी थी, तो वहीं अब फिर से सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम के रुख में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है, नहीं तो उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में लोगों को इस वक्त गर्मी से दो चार होना पड़ता। आमतौर पर 1 मार्च से ठंड का सीजन खत्म और गर्मियों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से बादल, बारिश और तेज हवाओं ने ठंड को थोड़ा बढ़ा दिया है। उत्तर पश्चिमी हिमालय रीजन में, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी आता है, पिछले 1 हफ्ते में छप्पर फाड़ के बर्फबारी हुई है। बर्फबारी जिसका इंतजार था, क्योंकि जो बीता सर्दी का मौसम है उसमें नॉर्मल से काफी कम बर्फ हुई थी, बारिश हुई थी, जिससे पानी की काफी कमी होने लगी थी। लेकिन अब जो एक जैकपॉट हुआ है, बम्पर स्नोफॉल हुआ है, इससे न सिर्फ वो कमी पूरी होगी बल्कि जो मैदानी इलाकों में अचानक गर्मी बढ़ गई थी, वक्त से पहले जो है गर्मी बढ़ गई थी, उस पे ये जो बर्फबारी है, जो स्नो इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट है, इसने ब्रेक मार दी है। और बर्फ की बात करें तो आज भी सुबह से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी उसके चलते काफी बर्फबारी हुई है। हिमाचल से भी खबरें आ रही हैं, कुछ जगह पहाड़ी इलाकों में खासकर बर्फबारी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी कुछ दिनों तक पहाड़ों पर मौसम ऐसा ही रहने वाला है। कहीं बर्फबारी होगी और कहीं बारिश देखने को मिलेगी। संभावना तो इस बात की भी जताई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में फिर से मौसम बदल सकता है। हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आज आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल हो सकती है। और जैसा कि पहले से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी कुछ दिन पहले भी कंटिन्यूस हिमालय रीजन को प्रभाव करते आ रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा उसके लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है हमने। हालांकि हम आइसोलेटेड हैवी का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो है वाटर भी कहीं पे कहीं कंटिन्यूस आपका रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। इसके अलावा पंजाब में भी हमारा लाइट मॉडरेट रेनफॉल का अनुमान है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज हेलस्टॉर्म हो जाए और हेलस्टॉर्म के कारण वहाँ हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हरियाणा में कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहाँ हम कोई वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे,
इसके बाद हमारा अनुमान क्या है कि जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलेगा उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग हवाएं हिमालय से आने का अनुमान है, हवाएं तेज रहेंगी, जिसके कारण क्या है कि जो दिन के टेम्परेचर्स हैं आज भी थोड़ा बड़े हैं, जो सामान्य से थोड़ा कम होने का अनुमान है। 2 से 4 डिग्री आने वाले 2-3 दिन में टेम्परेचर गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा अधिकतम 1 हफ्ते तक रह सकता है। इसके बाद तापमान में कमी नहीं आएगी और मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ती जाएगी। मैदानी राज्यों में भले ही लोगों के लिए दिन राहत भरे हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और बारिश से एवलांच और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने एक नई जानकारी अभी जारी की है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड के जो निचले मैदानी क्षेत्र है वहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ ही 2500 मीटर के ऊंचे जो स्थान है वहां पर एनडीएमए ने अपनी सचेत ऐप पर जो इंफॉर्मेशन जारी की है उसके मुताबिक आज शाम से और कल शाम तक एवलांच आने के खतरा है। मौसम विभाग के ताज़ा अलर्ट के बाद कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। श्रीनगर से अशरफ फानी और मीर फरीद, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अपने गुजरात दौरे के आखिरी दिन गिर नेशनल पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे और इस बैठक में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन पर चर्चा की गई। सिर पर टोपी, हाथों में कैमरा और दूरबीन, पीएम मोदी का यह अनोखा अंदाज आज तब देखने को मिला जब वो सुबह सुबह गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर पहुंचे। इस दौरान वो कभी गिर के एशियाई शेरों की फोटो कैमरे में कैद करते दिखाई दिए और कभी दूरबीन से गिर के दुर्लभ वन्य जीवों को निहारते नजर आए। सबसे पहले गिर नेशनल पार्क, यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री ने सफारी की। जंगल सफारी में 7 शेर जो है उनका परिवार उनको देखने को मिला और वही बेहद जो है अतुल्य तस्वीरें देखने को मिली। शेरनी और उसके साथ सावक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने शेयर की है। तो ये बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे में भी खींची और हर बार एक नए अंदाज से प्रधानमंत्री देखते हैं। जब मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया तब भी उनका अंदाज हमने देखा था, ठीक वैसा ही अंदाज आज भी प्रधानमंत्री का देखने को मिला, जिसके अंदर पूरी तरह से वो सफारी के गेटअप में दिखे। गिर नेशनल पार्क का सोवेनियर जैकेट भी उन्होंने पहना हुआ था गिर का। तो वही चिर परिचित अंदाज जो है प्रधानमंत्री का देखने को मिला। दरअसल जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए काफी कदम उठाए थे, जिसका नतीजा ये है कि आज गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों की संख्या 500 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जो कभी दर्जन भर थी। प्रधानमंत्री ने गिर सफारी से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए एक पोस्ट भी लिखी, जिसमें पीएम मोदी ने वन्य जीव संरक्षण में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में न सिर्फ अपने काम को याद किया, बल्कि शेरों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले आदिवासी समुदायों और स्थानीय महिलाओं की भी सराहना की। विश्व वन्य जीव दिवस पर प्रधानमंत्री ने आज गिर नेशनल पार्क में सफारी की और साथ ही एशियाटिक शेरों को देखा। उन्होंने जब इनकी तस्वीरें ली उसके बाद कहा कि आज एशियाई शेरों को देखने के बाद उन्होंने यहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके संवर्धन के लिए जो काम किए थे उसकी यादें ताज़ा हो गई। साथ ही उन्होंने यहाँ की स्थानीय जनजातीय समुदाय का भी विशेष आभार माना कि जिनकी वजह से शेरों का ये प्राकृतिक आवास बन पाया और लगातार एशियाई शेरों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसमें यहाँ के स्थानीय लोग और महिलाओं का विशेष योगदान है, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की। लॉयन सफारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गिर के ग्राउंड स्टाफ से बात की और फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक में भी वो शामिल हुए, जिसमें प्रोजेक्ट लॉयन पर चर्चा की गई।
इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने गिर नेशनल पार्क में रहने वाले एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है, जिसकी मदद से अगले 10 साल कई जरूरी कदम वहां उठाए जाएंगे। आज 7वीं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग शासन खाते आयोजित की गई और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी अध्यक्षता में आज ये 7वीं बैठक संपन्न हुई है। इसमें खास करके जो निश्चित एजेंडा थे उन पर चर्चा हुई और जो हमारे मुख्यतः जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वाइल्ड स्पीसीज हैं, उन पर विस्तृत चर्चा हुई है। जैसे प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है। इस तरह की चर्चा हुई और शेरों का जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर चर्चा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि इसमें जन भागीदारी की और जरूरत है। जिस तरह से उनका विस्तार बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो भविष्य में जन भागीदारी को और बढ़ावा दिया। गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों के अलावा कई दुर्लभ पक्षी और जानवरों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनके संरक्षण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बड़ी बात यह है कि सरकार के इस प्रयास से बीते कुछ सालों में गिर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। तो प्रोजेक्ट लायन जो है वो सिर्फ उनकी सुरक्षा ही नहीं, सुरक्षा के साथ उनका संरक्षण, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा, साथ ही उनकी आवाजाही, वो कहाँ घूम रहे हैं उसके ऊपर भी पूरी निगरानी रखी जाएगी और वो टेक्निकल सर्वेलेंस से रखी जाएगी ताकि उनको जो है कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो प्रोजेक्ट लायन जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाला प्रोजेक्ट है और गिर को और बेहतर बनाने का प्रोजेक्ट है। सासंगीर से कैमरा प्रीति सवाल के साथ ब्रिजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी की, जिसकी सूरत बदलने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली की नई सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया है जो यमुना पर क्रूज चलाने से जुड़ा हुआ है। यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की तरह अब दिल्ली में भी मिलेगा क्रूज का मजा। इससे न सिर्फ जल यातायात बल्कि दिल्ली के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इस क्रूज की वजह से लोग जल्द ही 7 से 8 किलोमीटर तक की यात्रा बिना जाम की समस्या के कर पाएंगे। जो पिछले 10 साल में नहीं हो सका वो 1 महीने के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली में गंदगी, प्रदूषण और दुर्गंध की वजह से अभिशप्त यमुना के दिन बदलने वाले हैं। पिछले 1 महीने से यमुना को दिल्ली में प्रदूषण मुक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। निर्मल यमुना, अविरल यमुना के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अब एक और कदम बढ़ाया गया है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार काशी की तर्ज पर क्रूज सेवा चलाने की योजना बना रही है और इसके लिए DTTDC यानी कि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम की तरफ से 3 दिन पहले योग्य ऑपरेटर की तलाश में एक टेंडर जारी किया गया है। वजीराबाद से जगतपुर में मौजूद शनि मंदिर तक करीब 8 किलोमीटर के जलमार्ग पर इस क्रूज को चलाने की तैयारी है। देश की राजधानी दिल्ली की यमुना नदी में बहुत जल्द आप क्रूज चलते हुए देखेंगे। दरअसल दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से ये टेंडर निकाले गए हैं कि वजीराबाद से लेकर के जगतपुर तक दिल्ली के अंदर लगभग 8 किलोमीटर के इस पैच में यमुना नदी के बीचों बीच क्रूज चलेंगे। ये क्रूज दिल्ली के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाएगा, जिसके लिए सिंचाई विभाग की तरफ से NOC भी जो है वो जारी कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था की वजह से कम खर्च में और आसानी से पर्यटक या फिर दिल्ली वासी क्रूज सर्विस के जरिए यमुना घाटों को भी निहार सकेंगे, जिससे ये बात साफ है कि दिल्ली में यातायात के इस आधुनिक साधन की वजह से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा धर्म और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। दरअसल दिल्ली में यमुना की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है और यमुना नदी में अलग अलग मशीनरीज के जरिए कूड़े कचरे को साइडलाइन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यमुना नदी में रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी की जा रही है और साल में 365 दिन में से लगभग 270 दिन
ये क्रूज जो है वो यमुना नदी में चलता हुआ नजर आएगा, जिसमें दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से आसपास के तमाम राज्यों के जो लोग हैं जो टूरिज्म के लिए दिल्ली आते हैं, उसके अलावा विदेशी सैलानी भी जो दिल्ली आते हैं वो इस टूरिज्म का लुत्फ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार की माने तो टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। जो लोग दिल्ली के अंदर इंडिया गेट, लाल किला और तमाम मीनार्स को देखने आते हैं वो अब क्रूज के जरिए यमुना नदी और उसके आसपास के गांव का भी लुत्फ उठा सकेंगे। परियोजना के तहत शुरुआत में 2 इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड नावें मुहैया कराई जाएंगी। इन नावों की क्षमता 20 से 30 यात्रियों के बैठने की होगी, जो 5 से 7 नॉट्स की रफ्तार से चलेंगी। इन क्रूज में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स, अनाउंसमेंट सिस्टम और इनबोर्ड बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी होंगी। प्रस्ताव के मुताबिक हर दिन कम से कम 4 ट्रिप लगाने वाले ये क्रूज आधुनिक, वातानुकूल यानी कि एयर कंडीशन होंगे। सरकार के इस कदम से न केवल दिल्ली में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यमुना की सूरत बदलने की भी उम्मीद है। सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली यमुना नदी की कुल लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 2% हिस्सा यानी कि करीब 52 किलोमीटर दिल्ली से होकर बहता है। और सिर्फ इतनी दूरी में निर्मल यमुना, अविरल यमुना की अवधारणा पर गंदा पानी फिर जाता है। करीब 22 किलोमीटर की दूरी में यमुना का जल करीब 80% तक प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली की करीब 2 करोड़ आबादी के लिए किसी काम की नहीं रह जाती यमुना। इसका पानी न तो पीने लायक होता है और न ही स्नान करने लायक। लोगों को सुविधा मिलेगा, लोग पर्यटक का जो है प्लान बनाएंगे, अच्छा लगेगा लोगों को। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यमुना पहले साफ हो जाएगी। ये तो हम सब दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक मानिए बहुत बड़ा व्यवस्था होने जा रहा है, और जहाँ तक है इससे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। ये तो अच्छी बात है कि यमुना साफ होगी, कहीं और दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम होता है आने जाने को लेके वो अच्छा हो जाएगा। दरअसल दिल्ली में यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं, केवल 10 नालों का पानी ट्रीट हो रहा है। दिल्ली में 37 STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनमें से ज्यादातर का निर्माण मानकों के मुताबिक नहीं किया गया है, यानी कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना में सीधे गिरता है, जिसकी वजह से आस्था की प्रतीक यमुना की ये दुर्दशा है। हालांकि यमुना नदी की सफाई का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। जगह जगह नदी को साफ करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अब उम्मीद यही कि जल्द ही यमुना साफ हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग यमुना में डुबकी भी लगा सकेंगे। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कोरियन कार्निवल से लेकर ब्राजील के कार्निवल की तस्वीरें दिखाने। गुरुग्राम के वॉलमार्ट में कोरियन कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के पारंपरिक व्यंजनों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशन के सामानों के स्टॉल्स लगाए गए। कोरियन कार्निवल में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और इस कोरियन कार्निवल में न सिर्फ कोरियन ड्रेसेस बल्कि वहां के डिजाइनर, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी भरमार नजर आई। कोरियन फैशन की दीवानी जिनसी पीढ़ी के लिए खासतौर से सजा है ये बाजार, जिसे नाम दिया गया है कोरियन कार्निवल का। इसमें कोरियन फैशन से लेकर वहाँ के मशहूर व्यंजन तक और ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर सजावट के सामान तक सब कुछ मिलता है, वो भी एक ही जगह पर। गुरुग्राम के वर्ल्ड मार्क में 2 दिन तक चले इस कोरियन कार्निवल में बड़ी तादाद में युवाओं और महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी शामिल हुए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात फैशन की नहीं, खान पान की भी थी। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पहले इवेंट में भी था कोरियन कार्निवल 1 जो वर्ल्ड मार्क में हुआ था एरो सिटी। किमची पहले एक सैलेड की तरह यूज होता था, लेकिन अब हम उसको पिज्जा में लेकर आए। हमारी पिज्जा में जो इंग्रेडिएंट सॉसेस यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। हम उसको पूरा एक कोरियन फ्लेवर दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। कोरियन पिज्जा हमने अपने रेस्टोरेंट में लॉन्च किया था, जिसकी वजह से हमारा क्लाउड किचन फेमस हुआ था। कितना भी आप यहाँ पे आपको सिक्सोपा मिलेगा, हॉर्न मिलेंगे, ब्लेंड स्पॉट मिलेंगे, मिसो यम मिलेंगे, तो तमाम यहाँ पे ब्रांड्स जो है वो कोरियन स्वाद जो है लेकर आए और दिल्ली के हर एक लोगों को दे रहे। इस कोरियन कार्निवल में न सिर्फ कोरियन ड्रेसेस बल्कि वहाँ की डिजाइनर, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी भरमार थी। आपको लेकर आ गई हूँ जेंजी लाइफस्टाइल में, और आप देख सकते हैं कि तमाम आपको यहाँ पे ज्वेलरी ऑप्शन जो है वो दिखने वाले हैं। फिर चाहे बात वो पेंडेंट की हो, रिंग की हो, इयररिंग्स की हो, स्टड्स की हो, तो तमाम वैरायटी जो है वो यहाँ पर जो है आपको नजर आने वाली है। ओनर से हम खुद पूछेंगे सबसे पहले क्या कुछ अलग है यहाँ की ज्वेलरी में।
सो द थिंग इज कि यहाँ पे ना सारा एंटी टार्निश है। आप पानी में पहनो, आप बीच पे जाओ, वेकेशंस पे जाओ, सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी। पॉलिश बिल्कुल भी खराब नहीं होगी इन सब की, बिल्कुल एवरग्रीन। एवरग्रीन, एग्जैक्ट। पसंद आया आपको? बिकॉज आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो। Yes, it is so good. It's looking awesome. The earrings and all. It's trendy as well. इसके अलावा यहाँ गीत संगीत और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इंतजाम था। पिछले साल भी कोरियन कार्निवल का आयोजन किया गया था, जो दिल्ली में हुआ था। इस बार गुरुग्राम में हुए इस आयोजन में भी लोगों की खूब भागीदारी दिखी। मनीषा लड्डा, गुरुग्राम, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।